नमस्कार। आज हम डीप लर्निंग एल्गोरिथम के विकास की कहानी पर बात करेंगे, एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसा। हाँ बिल्कुल। और ये चर्चा उनके लिए है जो डीप लर्निंग की बेसिक बातें जानते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग एल्गोरिथम अपने अपने टाइम की चुनौतियों के जवाब में कहानी के किरदारों जैसे सामने आए। सही कहा, और ये जानकारी हमने कई रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स से ली है। तो आज का मिशन है इन मेन एल्गोरिथम के बनने, उनके पीछे के आइडिया और उनके इम्पैक्ट को एक कहानी की तरह समझना। चलें फिर? हाँ जरूर, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। 1940-60 से उस टाइम सबसे बड़ी चुनौती थी यही कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और क्या मशीन उसकी नकल कर सकती है। एग्जैक्टली और यहीं पर पहला किरदार आता है मक्लॉक-पिट्स न्यूरॉन 1943 में। ये बस एक गणितीय मॉडल था सोचने वाले सेल का। एक फाउंडेशनल आइडिया था, कह सकते हैं। हाँ, फिर 1958 में फ्रैंक रोजनब्लैट का परसेप्ट्रॉन आया। ये पहला ऐसा मॉडल था जो असल में सीख सकता था, मतलब डेटा से अपने वजन बदल सकता था। लेकिन वो काफी लिमिटेड था, है ना? जैसे वो XOR प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था। बिल्कुल, वो बहुत सिंपल पैटर्न ही समझ सकता था। और फिर 1969 में मिन्स्की और पेपर्ट की एक किताब आई जिसने इन कमियों को और उजागर कर दिया। अच्छा, और उसी के बाद वो AI विंटर वाली बहुत हुई। हाँ, उसी के बाद रिसर्च में दिलचस्पी और फंडिंग दोनों ही कम हो गई। एक तरह से फील्ड थोड़ा ठंडा पड़ गया। ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती जोश को अगर रिजल्ट्स ना मिले को। हाँ, फील्ड धीमा पड़ सकता है, पर कहानी रुकी नहीं। 70s और 80s में चैलेंज था परसेप्ट्रॉन की लिमिट्स को पार करना। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखना। एग्जैक्टली। और यहीं एंट्री होती है बैक प्रोपगेशन की। पॉल वर्बस ने 1974 में आइडिया दिया था, पर पॉपुलर हुआ 86 में, जब रैमलहार्ड, हिंटन और विलियम्स ने इसे पब्लिश किया। हाँ, बैक प्रोपगेशन। इसने मल्टीलेयर नेटवर्क को ट्रेन करना कैसे पॉसिबल किया? मतलब क्या था इसका कोर आइडिया? कोर आइडिया ये था कि नेटवर्क की गलती को, आउटपुट एरर को, पीछे के लेयर्स तक भेजा जाए और उसी हिसाब से हर कनेक्शन का वजन ठीक किया जाए। अच्छा, ताकि हर लेयर सीख सके अपनी गलती से। हाँ, इससे गहरे नेटवर्क को ट्रेन करना मुमकिन हुआ और न्यूरल नेटवर्क्स में फिर से जान आ गई। और इसी के साथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANNs पॉपुलर हुए 80s-90s में। और वो यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम भी तो था, जिसने कहा कि ANS कुछ भी सीख सकते हैं थ्योरेटिकली। बिल्कुल, कि अगर काफी बड़ी हिडन लेयर हो तो वो लगभग कोई भी फंक्शन अप्रॉक्सीमेट कर सकता है। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण था यान लकून का 1989 वाला काम, हाथ से लिखे डिजिट्स पहचानना, लिनेट का अर्ली वर्जन। पर ANNs में भी दिक्कतें थीं। आपने वैनिशिंग ग्रेडियंट्स का जिक्र किया था। हाँ, वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जब नेटवर्क बहुत गहरा होता था तो एरर सिग्नल पीछे जाते जाते इतना छोटा हो जाता था कि शुरू की लेयर्स कुछ सीख ही नहीं पाती थी। सिग्मॉइड फंक्शन के साथ ये दिक्कत ज्यादा थी। और कंप्यूटेशन भी बहुत लगता होगा। हाँ, वो भी था। तो इन दिक्कतों ने खासकर इमेज जैसे डेटा के लिए एक नए तरीके की जरूरत पैदा की। और यहीं पर CNNs आए, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। सही। 1989 में लेनेट 5 आया जो इसी दिशा में था, पर असली बूम आया 2012 में एलेक्सनेट के साथ। उसने इमेजनेट कंपटीशन जीता और डीप लर्निंग क्रांति की शुरुआत कर दी। एलेक्सनेट में ऐसा क्या खास था? सुना है GPUs का बहुत बड़ा रोल था। हाँ बिल्कुल, एलेक्सनेट ने कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स का इस्तेमाल किया जो इमेज के लोकल पैटर्न पहचानती हैं, जैसे किनारे, कोने, टेक्सचर। फिर पूलिंग लेयर्स डायमेंशन कम करती हैं और रीलू एक्टिवेशन फंक्शन ने ट्रेनिंग में मदद की। और GPUs? और GPUs ने इस सारी भारी भरकम कैलकुलेशन को बहुत तेज कर दिया पैरेलल प्रोसेसिंग से। कंप्यूटर विजन के लिए बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, तो CNNs इमेज के लिए थे, पर टेक्स्ट, स्पीच, टाइम सीरीज जैसे डेटा के लिए क्या था, जहां सीक्वेंस जरूरी है? उसके लिए थे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs। इनका सिद्धांत 80s में आया, इस्तेमाल 90s में शुरू हुआ। इनमें वो लूप्स होते हैं ना जो पिछली जानकारी को याद रखते हैं। हाँ, इनमें एक हिडन स्टेट होती है जो पिछले स्टेप की जानकारी को अगले स्टेप में ले जाती है, एक तरह की मेमोरी। ये सीक्वेंशियल डेटा के लिए जरूरी था। ट्रेनिंग BPTT यानी बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम से होती थी। लेकिन RNNs में भी वो ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम थी, वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग। हाँ, खासकर जब सीक्वेंस लंबा हो तो पुरानी जानकारी याद रखना मुश्किल था। ग्रेडियंट्स या तो बहुत छोटे हो जाते थे या बहुत बड़े। तो इस प्रॉब्लम का हल? इसका हल लेकर आए हॉचराइटर और श्मिद्ह्यूबर 1997 में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी LSTM नेटवर्क्स। LSTM, हाँ, ये तो काफी सुना है। इसमें वो गेट्स होते हैं।
बिल्कुल, इसमें 3 खास गेट होते हैं: फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट। ये गेट कंट्रोल करते हैं कि सेल में कौन सी जानकारी रखनी है, कौन सी हटानी है और क्या आउटपुट देना है। इससे लंबी दूरी की डिपेंडेंसी सीखना आसान हो गया। और ये मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट जनरेशन में काफी इस्तेमाल हुए। फिर 2014 में आया GRU, गेटेड रिकरेंट यूनिट। ये LSTM का ये सिंपल वर्जन था? हाँ, कह सकते हैं। इसमें गेट्स थोड़े कम और सरल थे, जिससे ये कंप्यूटेशनली थोड़ा सस्ता पड़ता था। परफॉर्मेंस लगभग LSTM जैसी ही। ठीक है, अब तक हमने सुपरवाइज लर्निंग की बात की। अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए क्या था? मतलब बिना लेबल वाले डेटा से सीखने के लिए? उसके लिए ऑटो एनकोडर्स का कॉन्सेप्ट था, जो 80 से था, पर डीप लर्निंग के साथ 2000 में पॉपुलर हुआ। ये कैसे काम करता है? इनका काम है अपने इनपुट को ही रिकंस्ट्रक्ट करना। इसमें 2 हिस्से होते हैं: एनकोडर, जो इनपुट को एक छोटे कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन में बदलता है, जिसे लेटेंट स्पेस कहते हैं। हाँ, और दूसरा हिस्सा डिकोडर, जो उस कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन से वापस ओरिजिनल इनपुट बनाने की कोशिश करता है। ये फीचर लर्निंग, डायमेंशन रिडक्शन या एनोमली डिटेक्शन में काम आता है। ओके, और फिर आए वो मॉडल्स जो नया डेटा बना सकते हैं, जनरेटिव मॉडल्स। हाँ, 2013 में आए वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स या VAEs। ये ऑटो एनकोडर का ही एक प्रोबेबिलिस्टिक वर्जन है, जो लेटेंट स्पेस में एक डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं और उससे नए सैंपल बना सकते हैं। और 2014 में तो जैसे धमाका ही हो गया GANs के साथ, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। बिल्कुल, यान गुडफेलो का आइडिया। ये बहुत ही क्रिएटिव था। इसमें 2 नेटवर्क्स होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। हाँ, जनरेटर का काम है नकली डेटा बनाना, जैसे नकली तस्वीरें। डिस्क्रिमिनेटर का काम है असली और नकली में फर्क करना सीखना। और वो एक दूसरे से सीखकर बेहतर होते जाते हैं। एग्जैक्टली। जनरेटर इतना अच्छा नकली डेटा बनाने लगता है कि डिस्क्रिमिनेटर धोखा खा जाए, और डिस्क्रिमिनेटर इतना अच्छा हो जाता है कि वो बारीक से बारीक फर्क पकड़ ले। इस मुकाबले से जनरेटर बहुत ही रियल दिखने वाला डेटा बनाना सीख जाता है। डीप फेक और डीप आर्ट, ये सब GANs की देन है काफी हद तक। हाँ, इमेज सिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी सीक्वेंशियल डेटा के लिए RNN LSTM की एक लिमिटेशन थी ना, पैरेलल प्रोसेसिंग वाली। सही पकड़ा। वो एक एक करके टोकन प्रोसेस करते थे, जिससे बहुत लंबे सीक्वेंस पर या बड़ी ट्रेनिंग के लिए दिक्कत होती थी। तो इसका जवाब क्या था? इसका जवाब 2017 में आया, ट्रांसफॉर्मर्स। गूगल ब्रेन की टीम का पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसने NLP में क्रांति ला दी। इसने RNN और LSTM को काफी हद तक रिप्लेस कर दिया। हाँ, कई कामों के लिए। इनका आर्किटेक्चर पूरी तरह से सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर बेस्ड है। इसमें कोई रिकरेंस नहीं है। सेल्फ अटेंशन, ये क्या चीज है संक्षेप में? ये मॉडल को एक सीक्वेंस के सभी हिस्सों को एक साथ देखने देता है, और हर शब्द के लिए ये तय करता है कि उस शब्द का मतलब समझने के लिए सीक्वेंस के किन दूसरे शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ देख सकता है। हाँ, इससे लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को हैंडल करना आसान हो गया, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह पैरेलल हो सकता है। मतलब ट्रेनिंग बहुत तेज हो गई। BERT, GPT जैसे सारे बड़े लैंग्वेज मॉडल इसी पर बने हैं। वाह, तो ये थी हमारी यात्रा मॉकुलोट-पिट्स के सिंपल न्यूरॉन से शुरू होकर ट्रांसफॉर्मर्स की पावर तक। हर एल्गोरिदम ने पिछले वाले की कमियों को दूर किया और AI को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, ये सफर दिखाता है कि कैसे इंसानी दिमाग को समझने की कोशिश से हम ऐसे सिस्टम तक आ गए हैं जो भाषा बना सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं, और शायद दुनिया को एक नए तरीके से समझ भी रहे हैं। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ, डिफ्यूजन मॉडल्स, हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स, बहुत कुछ हो रहा है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये एल्गोरिदम इतने काबिल हो रहे हैं, इंसानों जैसी क्षमताएं दिखा रहे हैं, तो क्या हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी, समझ, इंटेलिजेंस, इन शब्दों के मायने हमारे लिए कैसे बदल रहे हैं? बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।